चलिए कहां तक बताए थे हम? जूट उद्योग तक बता दिए थे। जूट उद्योग को आप जायद में रखेंगे कि रबी में रखेंगे कि खरीफ में कि कैश क्रॉप में? कैश क्रॉप। जूट उद्योग में बिहार आगे या पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल। जब भारत का विभाजन हुआ तो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई उद्योग हुआ तो जूट उद्योग। रीजन क्या था कि भारत का जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में चला गया जूट का सारा खेत। जूट के जितने भी खेत थे तो सारे के सारे खेत कहाँ चले गए? पाकिस्तान, जिसका अभी का नाम है बांग्लादेश। उस समय ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। तो जितने भी पाकिस्तान जूट के खेत थे वो कहाँ चले गए? बांग्लादेश, यानी पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है। और जितने जूट के कारखाने थे वो बंगाल में रह गए, कलकत्ता वर्धमान के आसपास वाले एरिया में। तो आप बताइए भाई, यहाँ जो फैक्ट्रीज थी इसमें जो वर्कर थे उनको जूट मिल ही नहीं रहा था, काम कैसे करेंगे? तो ये फैक्ट्री बंद करने के नौबत पे आ गई। लेकिन इनके सामने एक इजी ऑप्शन था, एक साल बस जूट का उद्योग प्रभावित होगा, अगले साल आप खेती कर दीजिए जूट का, अगले साल से क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। लेकिन जरा इनके लिए सोचिए तो, इनके पास तो फैक्ट्री नहीं थी। फैक्ट्री था, अब जूट उगा के खाएंगे जूट को, एक दिन में तो फैक्ट्री लगती नहीं, कम से कम 5-7 साल लग जाएगा। तो भारत को यहाँ जितना धीरे धीरे उत्पादन में लगा तो ये लोगों को मजबूरी बन गई इधर बेचना, क्योंकि वायु रख के तो सड़ा नहीं सकते हैं। अब तब तक धीरे धीरे पश्चिम बंगाल क्या हो गया? जूट उत्पादन में देखते देखते आगे बढ़ गया। और हद ये हो गया कि आज पूरी दुनिया में पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में कितना नंबर हो गया है? 1 नंबर। उसका काफी ज्यादा उद्योगों में खपत है, बोरा वगैरह में उसको बनाया जाता है, पैकिंग वगैरह की चीजों में काम आता है। और भी बहुत सारे चीजें होते हैं। हाईवे के किनारे पेड़ जब लगाया जाता है ना, तो पेड़ का जो ढलान होता है इस पे जूट का पहले बोरा बिछा दिया जाता है, और उस पर जैसे इस पे बिया लगा दिया जाता है पौधे का, और फिर जूट का क्या बिछा दिया जाता है? बिया, और उसका पानी छिड़क दिया जाता है। कुछ साल में जूट का बोरा सड़ जाता है और वो उसके लिए क्या बन जाता है? खाद। और जब तक पेड़ शुरुआती अवस्था में रहता है हाईवे के ढाल पे, तो भाई वो खुला छोड़ देंगे तो पानी नहीं आएगा तो दह जाएगा ना, उस समय तक कुछ देर तक के लिए क्या करता है? रोक भी देता है। तो एक तरह का ऑटोमेटिक टाइमर है, 1 से 2 साल के अंदर वो गल के सड़ना उनको फिक्स है। तो ये जूट का उद्योग काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था आजादी के बाद से। ये सब क्या है भाई? जायद फसल है। कौन सा फसल? जायद। मटेरियल आप लोग को मिल गया? कहां तक मिला? कृषि पढ़ाए थे, मिल गया। भारत में कौन सी खेती होती है? जीवन निर्वाहन खेती। जीवन और भारत की खेती सबसे ज्यादा कौन सी खेती होती है? जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह खेती, उसमें लिख लीजिए भारत में यह सबसे अधिक देखा जाता है। 1 नंबर जो है ना जीवन निर्वाहन खेती, उसमें लिख लीजिएगा यह भारत में सर्वाधिक देखा जाता है। हालांकि आप पढ़े हैं तो समझ जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 6 महीना बाद आप लोग को भोर पड़ जाता है। समझ में गया? जीवन निर्वहन खेती में क्या लिखेंगे? यह भारत में सर्वाधिक होती है, भारत में सर्वाधिक होती है। 4 नंबर में कौन सा है? ट्रक फार्मिंग। 5 नंबर में लिखा ना, यह खेती भारत में न के बराबर होता है, उसमें लिखा इसे औद्योगिक खेती भी कहते हैं, यह बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसे औद्योगिक खेती भी कहते हैं, यह बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसे औद्योगिक खेती भी कहते हैं, यह बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ट्रक फार्मिंग में समझा दिए थे आपको पहले के क्लास में, थोड़ा थोड़ा जब मटेरियल में मिस हो जाता है उसको यहाँ बोल के लिखवा देते हैं। हो गया? ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या होता है? औद्योगिक बड़े बड़े क्षेत्र में होता है, ये बहुत बड़े क्षेत्र पर होता है। क्या बोले हैं जी, हम भुला गए खुद। ट्रक फार्मिंग में लिखे या इसे औद्योगिक खेती भी कहते हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो कुछ बोल देते हैं, दिमाग से उतर जाता है, लगभग में समझिए। बहुत, इसे औद्योगिक खेती भी कहते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर होता है। औद्योगिक खेती भी कहते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर होता है। हो गया? आगे बढ़े। हम जितना टीचिंग, जितना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें सबसे फालतू हमको यही चैप्टर लगता है, कसम बता रहे हैं। हम चाहते नहीं है इसको पढ़ाना, मेरा बस चलता है सिलेबस से बाहर कर देते, लेकिन क्या कर। किसका गिरा जी? किसका? तो उठा के लो, उड़ गया है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। ये अजीब होता है। रीजन क्या? हमको अच्छा लगता है क्या पढ़ाने में? बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहे उसको खूब अच्छा से समझाओ,
वो बहुत अच्छा लगता है। इस जरा दिमाग खराब हो जाता है। सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश, बाजरा राजस्थान, गन्ना उत्तर प्रदेश, तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा फील होता है जैसे सरकारी मास्टर है हम। कसम पता, हम नहीं चाहते हैं चैप्टर को पढ़ाते, तो बोर हो जाते हैं हम इसमें। क्या पढ़ाएगा आदमी इसमें? गुजरात मसाला उत्पादन, कपास उत्पादन, अच्छा लगता है इसमें? नहीं लगता है, हमको खुद में इंटरेस्ट नहीं आता है। ये एक ऐसा चैप्टर है ना, इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पार्ट, इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 30% पार्ट आपको रटने वाली चीजें हैं। मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हम सोचते जल्दी खत्म, हालांकि इसमें आप लोग का मेहनत ज्यादा है। अब आप बताइए ना, क्वेश्चन पूछेगा मक्का का उत्पादक सबसे पहले कहाँ, किस देश को इसको खोज करता माना जाता है? तो अमेरिका को। इसमें हम क्या समझाएंगे आपको? याद करके आइए, चलिए बता देते हैं, उसके बाद आगे समझाएंगे। बताए थे आपको हम जूट उद्योग तक। अब उसके बाद कह रहा है भारत के प्रमुख फसल एवं उसके उत्पादक राज्य, यहां से बताना है। चलिए आगे समझाते हैं। कौन सा उत्पादन है? चावल। चलिए अब देखते चलिए, यहाँ पे चावल जो है हमारे लिए स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मतलब मुख्य आहार। अब भारत में भी स्टेपल फूड वो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। चावल के उत्पादन में 1 नंबर राज्य कौन आता है? पश्चिम बंगाल। यहाँ चावल की खपत भी ज्यादा होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जबकि दुनिया में ज्यादा लोग चावल को नहीं खाते हैं, भारत में चावल का कंजम्पशन ज्यादा है। इडली किस चीज का बनता है जी? चावले का बनता है। और डोसा चावल का ही बनता है। लगता हमको भी डाउट था उस पे। टेस्ट से डाउट थोड़ा लगता था वहां पे। तो भारत में ना ये सब चीज का कंजम्पशन क्या है? ज्यादा है। हमारे यहाँ किसी को अगर 1 हफ्ता तक उसको केवल रोटी रोटी खिलाइएगा ना, तो सोचा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। मतलब ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, मतलब उब जाएगा वो। और उसको चावल खिला देंगे तो नहीं उबेगा। और समस्या देखिए, भारत में ज्यादातर पेशेंट शुगर के मरीज है। भारत में शुगर ना सही होने का एक बहुत बड़ा रीजन है चावल है। चोरी छुपे तन से खा लेता है और फिर उसका शुगर क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि दुनिया में ज्यादातर लोग किस चीज के होते हैं? गेहूं से बने प्रोडक्ट को ज्यादा खाते हैं। तो हमारे दुनिया में ज्यादा कंजम्पशन किसका है? गेहूं का। अब भारत में किस चीज का है? चावल। चावल के उत्पादन में 1 नंबर पश्चिम बंगाल। हालांकि छत्तीसगढ़ में धान चावल उत्पादन करना बहुत इजी होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। वही अगर आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो इसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहेंगे। इसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कहेगा दक्षिण भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश। लेकिन ऑप्शन में सोच रहा आंध्र प्रदेश नहीं रहता है। ध्यान से समझिए, हर चीज जरूरी नहीं कि आप लिख पे करिएगा। आप समझ रहे हैं, हर चीज कैसे कोई लिखवा सकता है? कुछ चीजें दिमाग में भी आपके फिट रहनी चाहिए। अब आंध्र प्रदेश नहीं देता है, ऑप्शन में देता है गोदावरी नदी के घाटी। तो आंध्र प्रदेश के पास से कौन सी नदी जाती है? गोदावरी। आंध्र प्रदेश के ऊपर वाले भाग में कृष्णा, यहाँ पर ये ऊपर वाले में ऐसे गोदावरी, और इधर में कृष्णा। और यही वाला एरिया कौन सा है? चावल उत्पादन के लिए। अब भाई सिंपल सी बात है कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में पानी की कमी नहीं है, और दूसरी बात कि चावल को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। भारत में यह खरीफ फसल के अंतर्गत क्या आता है? धान आता है, जिससे चावल को निकाला जाता है। चावल जो होता है अमूमन, उसमें चावल में क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन? विटामिन बी। लेकिन एक विशेष प्रकार का चावल पाया जाता है, गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। बाकी सब चावल में विटामिन बी। यहाँ पर अब बेरी नामक उसकी कमी से रोग होती है। बायोलॉजी का टॉपिक इसमें लेके नहीं आना है, हालांकि ये बायोलॉजी में भी पढ़ाते हैं हम वहां पर। तो ये दक्षिण भारत में चावल उत्पादन के लिए कौन राज्य है? आंध्र प्रदेश, यानी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच का। ऐसे भारत में धान का कटोरा और सबसे ज्यादा चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल आता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में अगर आप देखेंगे तो चाइना हम लोग को पीछे कर चुका है, हालांकि चाइना में भी चावल के उत्पादन बहुत ज्यादा होते हैं। सब समझ में आ गया कि नहीं क्या? हालांकि भारत में तो कंजम्पशन भी ज्यादा है चावल का, जनसंख्या का बोझ होने की वजह से। और यही तो है सब मेन जनसंख्या बढ़ाने वाले राज्य है, ये 3 गो, यूपी, बिहार और बंगाल। यही 3 गो ना सब। ये सब बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है? बायोलॉजी में पढ़ना है सब चीज को। तो कुछ ऐसे जैसे कृषि का बहुत सारा टॉपिक जो होता है ना, बायोलॉजी के बॉटनी में आता है, तो इसमें पढ़ाइएगा तो उसे समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये जनसंख्या की वजह से यहाँ पे भी चावल का कंजम्पशन ज्यादा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चावल में वर्षा की जरूरत ज्यादा है या कम? ज्यादा। अब 200 सेंटीमीटर तो नहीं मांगेगा, सदाबहार वन थोड़ी है। अब ये 200 सेंटीमीटर मांगेगा नहीं, वही 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में मांगेगा। सदाबहार जंगल थोड़े है जो 200 सेंटीमीटर बारिश मांगेगा यहाँ। लेकिन डूबो नहीं करेगा, खराब नहीं होता है जल्दी चावल। इतना पानी में तनी से बस झांकने भर का उसके ऊपर का रहे,
बच जाता है चावल वगैरह। लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगा तो चावल क्या हो सकता है, खराब हो जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? हाँ, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा किस लिए फेमस है? चावल के लिए होता है। विटामिन ए, कौन से चावल में विटामिन ए पाया जाता है? हाँ, गोल्डन राइस में। गेहूं के उत्पादन देखिए, दुनिया में गेहूं का कंजप्शन सबसे ज्यादा होता है, जबकि भारत में गेहूं का कंजप्शन सेकंड नंबर पे होता है। भारत में गेहूं से बने प्रोडक्ट का कंजम्पशन बहुत कम है वहां पर। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। हालांकि कम एरिया में उत्पादन के मामले में, हर मामले में क्या चला जाता है? पंजाब। रीजन क्या है कि कम एरिया में वो ज्यादा पैदावार इसलिए उगा लेते हैं क्योंकि उन लोगों ने हरित क्रांति के दौरान सबसे ज्यादा नए नए टेक्नोलॉजी का ग्रहण किया। और हम लोग यूपी बिहार वाले लोग हरित क्रांति होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग जो था वो क्या किया, हरित क्रांति के बाद कोई टेक्नोलॉजी लाया, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था हरित क्रांति से। गेहूं के उत्पादन के लिए पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ये गेहूं जो होता है कम ही पानी में हो जाता है। रबी फसल के अंतर्गत ये क्या होगा, आएगा यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यह भारत का कैसा फसल है? दूसरा। उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। अब प्रति हेक्टेयर में कितना उत्पादन का? हेक्टेयर समझते हैं कौन सी होता है? हेक्टेयर जमीन जो होता है वो मीटर में नापिए। यहां पर कितना बीघा हो जाएगा? ये हो जाता है 1 हेक्टेयर। इधर से 100 मीटर, इधर से 100 मीटर, उतने जमीन को क्या कहेंगे? हेक्टेयर। तो हेक्टेयर जो जमीन होती है, ये जमीन, अब ये एक जेन्युइन मेथड है जिसमें कभी नहीं चेंज होगा। मीटर कभी चेंज होगा? हमारे यहाँ का मीटर आपके यहाँ का मीटर सेम रहेगा। कट्ठा ससुरा बदल जाता है। पटना में 1260 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा हो जाता है। राजेंद्र नगर जाइए, कंकड़बाग 1365 का होता है। कहीं और दूर जाइए तो 1600 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। कट्ठवा वही है, सोचा वैल्यू बदल जाता है। इसलिए आप देखिएगा कट्ठा, बिस्सा, बीघा, एकड़, बीघा, इस सब में जल्दी ऑथेंटिक नहीं होता है, क्योंकि हर एक चीज डिपेंड किस पर कर रहा है? कट्ठा पर। कट्ठा बड़ा होगा तो बीघा बनेगा, और बड़ा होगा तो सोचा एकड़ बनेगा, ऐसे बनते सब फिक्स नहीं होता है। इसलिए जितना भी वैज्ञानिक मान गणना होती है किस पे हो जाती है? हेक्टेयर पे। 100 बाई 100 स्क्वायर ले लीजिए अपना जमीन, क्या हो जाता है? हेक्टेयर। अब ऐसे हेक्टेयर बहुत अच्छा खासा हो जाता है। बीघा, अब बीघा हम बोले कैसे? आपके गांव का बीघा कुछ और होगा, दूसरे गांव का बीघा कुछ और होता है। और कई जगह तो मंडा चलता है। किसी के यहाँ मंडा चलता है? कई मंडा बीघे चलता है। अब आपके यहाँ अब 1 बीघा को कई कट्ठा होता है? 20 कट्ठा। अच्छा, 20 कट्ठा में 1 कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट? अरे स्क्वायर फीट लेकिन कह रहा है 20 दूर। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है बहुत। इसीलिए कहीं पे भी आप किताब उताब में पढ़िएगा, वहां आपको एकड़ तेकड़ वाली बात नहीं करता है, सीधे किससे करेगा? हेक्टेयर। काम खत्म, आराम से हेक्टेयर लीजिए। अब उसमें कोई 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, स्क्वायर ले लेंगे। इतना एरिया में, मतलब एक छोटे से एरिया में ज्यादा उत्पादन करना है, तो इसमें आगे कौन रहता है? पंजाब। वही स्टेट आगे जाएगा जिसके पास टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है। वही, वरना हम लोग हल जोतने वाला आधा बिहार में तो कई जगह अभी बैल से खेती हो रहा है। यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। ट्रैक्टर वगैरह वो भी उत्पादन हम लोग के यहाँ बहुत कम है। ट्रैक्टरों मतलब बहुत ज्यादा मशीनरीज का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद आता है जौ। इसके भी उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है? आगे है। जौ हम लोग का तीसरा प्रमुख भोजन है, लेकिन मुख्य रूप से जौ को हम लोग नहीं खाते हैं। जौ को इनडायरेक्टली प्रयोग करते हैं बिस्किट बनाने में, छोटे बच्चों को खाना देने में। जौ में ना गेहूं से ज्यादा प्रोटीन विटामिन होते हैं, सब वो ज्यादा फायदा करता है, बट टेस्ट अच्छा नहीं होता है। हॉर्लिक्स में डाल दीजिए, छोटका लड़कन के सेरेलेक्स घोर के खियाइए ओकरा। उसकी मम्मी को देखिएगा ना, छोटका लड़का को एगो सेरेलेक्स देगी, कटोरा में गोली उसको चम्मच से खिला गई, अब फेंक देगा ना तो वह काच के फिर खिला देगी। ले देखता है जाते नहीं तो तेरा पापा पैसा ले लगता है इसमें, तो थूकेगा तू? अगर थूक दिया ना तो गटइयों के पास से काच के ले आओ, चम्मच दादी से जो तो भारत में जो जौ का उत्पादन डायरेक्टली हम लोग नहीं लेते हैं। बिस्किट, मेरी गोल्ड बिस्किट देखिए, हाँ एकदम सादा बिस्किट। छोटका लड़का सबको सबसे पहले कौन बिस्किट खिलाता है? आदमी मेरी गोल्ड खिलाता है। उसमें तेल वगैरह कुछ नहीं रहता है, सिंपल उसको पानी में भिगा भिगा का ही। और छोटका लड़का होता है महादलित, कुछ दीजिएगा मुंह में डाल देगा क्योंकि उसको उस समय बस खाने रोने यही सब चीज पता रहता है। तो उसमें भी गेहूं की तुलना में अच्छा होता है। हालांकि राजस्थान में देखेंगे तो बाजरा। उत्तर जौ के मामले में कौन आगे है? उत्तर प्रदेश। मुख्य भोजन के रूप में अब हम लोग नहीं लेते हैं। भले कोई जौ की रोटी खाए तो खाओ भैया, कौन मना कर रहा है तुमको? कुछ चीज की रोटी खाओ, घास का खाओ, कौन मना कर रहा है? बट अमूमन अब वो ज्यादा प्रचलन में नहीं रह गया है। और राजस्थान में देखेंगे तो बाजरा के उत्पादन, राजस्थान में किस चीज का उत्पादन? बाजरा।
अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान में केवल बालू है, मिट्टी है ही नहीं है। अमूमन वहां पर थार का मरुस्थल ये वाला एरिया बंजर है, ऐसा नहीं है कि बाकी बंजर है, लेकिन हाँ ये कहिए कि ज्यादातर एरिया उस जगह बंजरे है ज्यादातर। बट इस साइड में खेती होती है, लेकिन वहां पे भी खेती में बड़ी समस्या है। सिंचाई अच्छा से देना चाहिए आपको। अगर यहाँ पे 2 बार खेत में पानी डालना हुआ, सोचा 6 बार डालना पड़ेगा। पानी की दिक्कत है तो वहां भी सिंचाई होती है। ऐसा नहीं कि अब लड़कों को क्या लगता है, राजस्थान का दिमाग आते है उसको थार मरुस्थल सोच लेता है, फिर सोचेगा यहाँ जौ बाजरा होगा कैसे। यहाँ भाई वहां पे भी लोग रहते हैं। आप जाइए वहां अजमेर के एरिया, जयपुर एरिया, आपको बिहार से अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है। वहां पे सड़क उड़क में ज्यादा दिक्कत है। हाँ, जो रिहायशी एरिया है, जहाँ पहाड़ी एरिया है, वहां थोड़ा बहुत कंजस्टेड दिखेगा, लेकिन बाकी सड़क के मामले में, इंडस्ट्रीज के मामले में बहुत अच्छा है। और ईमानदारी के मामले में भी बिजनेस वहाँ पे ठीक है। यहाँ तो पैसा देने के बाद आदमी को जब तक दे नहीं देता है, लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, वहां तो ठीक ठाक रहता है। तो राजस्थान में किस चीज का उत्पादन होता है? बाजरा का। किस चीज का? बाजरा। बाजरे की रोटी वहां के लोग खाते हैं, वो भी बहुत दमदार होता है बाजरा होकर, लेकिन अब हमारे यहाँ कोई उसको खास खाता नहीं है। तो ये हमारा 4 प्रमुख खाद्यान्न था। 4 प्रमुख खाद्यान्न में कौन कौन भैया? भारत के लिए चावल, गेहूं, जौ, बाजरा हो गया, यही खइबे करते हैं लोग। अब इसके बाद जितना चीज खाते हैं वो टेस्ट बढ़ाने के लिए, मुख्य भोजन के रूप में नहीं है। जैसे दाल का उत्पादन, दलहन, मध्य प्रदेश वगैरह इस सब में दाल के उत्पादन में क्या हो जाते हैं, अग्रणीय राज्य रहते हैं सब वहां पे दाल उत्पादन। तो दाल हम लोग मेनली उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए खा लेता है आदमी। दाल नहीं रहेगा सोचो बेसन डाल, उसमें चने का भी बनेगा, बेसन भी किसका बनता है? चने का। चना भी क्या है? दाल। कढ़ी बनाओ खाओ उसमें। तो मध्य प्रदेश दाल एवं सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। अब बाकी सब कुछ भी खाइएगा तो उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए खाइएगा। रोटी बना लीजिए, अच्छा चावल बना लीजिए, अब उसको खाएंगे कौन चीज से? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ऐसे सूखे खाना है तो सूखे खाइए। मुख्य स्टेपल मक्का उत्पादन। मक्का की उत्पत्ति पाई कौन से होती है? अब देखिए ये उभयलिंगी वगैरह, ये उभयलिंगी मतलब एक ही फूल में नर और मादा होते हैं सब, अमूमन ऐसे ही होते हैं सब। ये बायोलॉजी के टर्म से उभयलिंगी होता है। ये शुष्क प्रदेश में भी हो सकते हैं। उत्पादन में मक्का के उत्पादन में कर्नाटक आगे है। और फूड प्रोसेसिंग आपको कल पढ़ाए थे। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? एक ही चीज से कई वेराइटी की चीजें बता ले रहा, क्या कहलाता है? फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे जौ से आप कई चीजें नहीं बना सकते हैं, सेरेलेक्स बनाइए, बिस्किट बनाइए, और कुछ बनता है जी, हॉर्लिक्स बनाइए, बॉर्नविटा, कुछ में चीज में मिलाते रहिए, उसमें बनाते। ये कहाँ बनेगा? आटा चक्की में। जौ पीस के चीनी मिला दो, हॉर्लिक्स ले जा बोरा में, आटा चक्की में थोड़े बनेगा। उसके लिए एक मशीनरी लगानी पड़ेगी, इंडस्ट्री। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो फूड प्रोसेसिंग में मक्के से बहुत ही ज्यादा चीजों का क्या हो जाता है? उत्पादन हो जाता है। तो मक्के का भी उत्पादन बहुत ज्यादा चीजों में प्रयोग किया जाता है। मक्का जो है ज्यादातर किधर देखने को मिलता है? कर्नाटक वगैरह। हमारे यहाँ मक्का उतना प्रमुख उसमें नहीं लिया जाता है। मक्का को तो अक्सर लोग मक्का बो देते हैं, और वो क्या करते हैं, मक्का आधा लगा रहेगा ना, मक्का आधा लगा रहेगा, पूरा भी नहीं होगा, उखाड़ के, और उसको थ्रेसर वाला जो मशीन होता है उसमें क्या करता है, काट के उसको छोटा छोटा करके रख लेता है। वो सबसे प्रमुख मक्का जो होता है साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मक्का साइलेज कौन सी होता है? अगला चैप्टर है साइलेज, बड़ी उटपटांग चैप्टर। इस लड़की का किसी का चाबी छूटा था, अब तक तो ताला टूटी हो गया होगा। देखो भाई, साइलेज क्या होता है? जानवर जो होते हैं सब ना, आपको जितना दूध चाहिए किसी भी जानवर से, उस दूध में 10 का गुणा कर दीजिएगा, उतना उसको पानी पीना है। 1 लीटर अगर चाहते हैं कि आप गाय क्या करे, मतलब सॉरी 10 नहीं 3 से, 10 गुना ज्यादा बोल दिए, 3 से गुणा। 1 लीटर अगर दूध देना है तो कम से कम उसको कितना पानी पीना पड़ेगा? 3 लीटर कम से कम, ये बता रहे हैं। आपकी गाय अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो कम से कम उसको कितना पानी पीना है? 30 लीटर तो उसको हर हाल में क्या कर लेना है? पी लेना है वहां पर। अब इसके अलावे उसके दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए साइलेज यानी अचार उसको खिलाना जरूर पड़ेगा, लेकिन हम लोग जो अचार खाते हैं वो नहीं खाएंगे। उसके लिए साइलेज के लिए ना उसको मोटे साइज का चारा बनाना पड़ता है। जैसे मक्का का पेड़ देखेंगे तो मक्का के पेड़ में उसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। धान की, आप जैसे मान के चलिए कोई धान का पेड़ उखाड़े तो उसकी पत्ती पतली पतली होती है, जबकि मक्के का पत्ती चौड़ा, और कई सारे उसमें मक्के की पत्ती होती है, उसका डंठल भी क्या होता है? चौड़ा होता है। अब साइलेज बनाने के लिए मक्के को बो दिया जाता है, और जब मक्के का बाली लगने लगता है, भुट्टा जिसको बोलते हैं, वो पूरा उसको वयस्क नहीं होने देते, नाबालिगे रहता है, अभी कच्चा मतलब नरम रहता है, 40% हुआ रहता है, तो उसको जड़ से क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। और जो छाटिया वाला मशीन होता है जिसमें काटा जाता है इसे वाला,
तो ऑटोमेटिक भी आते हैं, हाथ से भी। उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और जब काट के एकदम छोटा हो जाएगा तो तत्काल भारत, बिहार और यूपी के लोग क्या करते हैं, काटे और तत्काल खिला दिए हरा चारा। हरा चारा उसको रहना चाहिए, हरा चारा जितना खाएगा वो उसे बीमारी उतने कम होगी। लेकिन हरा चारा के खिलावे उसको साइलेज बनाना पड़ता है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं ना, इसको क्या करते हैं, एक गड्ढा लेते हैं, गड्ढा जिसमें नमी और हवा न आ सके, यानी सीमेंट का गड्ढा बना देते हैं। एगो गड्ढा कर दिए और उसमें क्या किए, सीमेंट का दीवार बना दिए ताकि उसमें क्या ना आए, नमी ना आए। और एक प्लास्टिक या तिरपाल बिछा देते हैं इसमें क्या बिछा देते हैं, प्लास्टिक या तिरपाल। प्लास्टिक तिरपाल रहेंगे तो दीवार भी नमी होगा तो वो भी नहीं रोकेगा। हो गया। जितना आप साइलेज काटे हैं, साइलेज मतलब क्या होता है, जो अभी बनाए हैं उसको काट कूट के उसको क्या कीजिए, इसमें भर दिया जाता है। भरने के बाद इसको खूब ज्यादा प्रेशर से दबाया जाता है। तो लोग ट्रैक्टरे चढ़ा देते हैं, इधर से एक और से दीवार खोद के चढ़ा देते हैं। पूरा अच्छा से जब दब जाता है तो इसको फिर ऊपर से तिरपाल से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। और ढक के इसको दबा दिया जाता है और लगभग 6 महीना छोड़ दिया जाता है। 6 महीना जब छोड़ देते हैं तो इससे दो फायदा, मक्के का जब तक सीजन रहता है तो हरा चारा इजीली अवेलेबल होता है। और जब हरा चारा का सीजन खत्म हो जाता है तब इसको जब हटाएंगे तो इसमें हवा नहीं जाना चाहिए। हवा तो रहेगा ही थोड़ा बहुत, बट एकदम आंधी की तरह नहीं रखना वरना सड़ जाएगा। ऐसे नहीं रखें, सड़ेगा नहीं, बस हल्का सा पीला पड़ जाएगा। उसको क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। इससे देने से गाय भैंस में दूध की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम लोग यहाँ इतना कोई पूछ रहा है गाय को, यहाँ पे दूध कम देगी तो गरियाएंगे लोग, अंदर से गरियाती होगी। जैसे खान सर का क्लास ने किया है, साइलेज खिलाओ, समझा गया ही नहीं गया। साइलेज कौन बनाता है यहाँ, इसके लिए साइलेज बनाने के लिए भी तो आपको पास ट्रक फार्मिंग होनी चाहिए, अच्छा खासा मक्का का उत्पादन होना चाहिए। कौन चीज सोचते हैं तो घैली में साइलेज बनाएंगे, एक के टाइम का खा जाएगा वो। इसमें भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो मक्के का उत्पादन या तो आप किस में डाल दीजिए, फूड प्रोसेसिंग में डाल दीजिए। सीजन रहता है तो भूटा भून के खाइए। अदरवाइज में मक्के के उत्पादन किस में चला जाता है, साइलेज बनाने में। मक्के के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन आ जाता है, कर्नाटक, दक्षिण भारत में। बाजरा में कौन आता है, राजस्थान। दाल सोयाबीन सब में मध्य प्रदेश। गेहूं में उत्तर प्रदेश। जौ में चावल में पश्चिम में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। दलहन वगैरह में भारत क्या है, 1 नंबर है। दाल के उत्पादन में भारत दुनिया में सबसे अग्रणी है। लेकिन देखिए हम लोग में खेती पे हम डिपेंड है, हमारे पास हर चीज का उत्पादन होता है, फिर भी घट इसलिए जाता है ना क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में सबसे आगे कौन है, भारत। फिर भी भारत के बच्चों में कुपोषण बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। रीजन क्या है, जनसंख्या इतना है कि जिस चीज के उत्पादन में हम दुनिया में सबसे आगे हैं वो भी 40 रुपया लीटर बिकता है। दूध 40 रुपया, हाँ 50, आइए भाई गाँव में 40 से चल रहा है। मतलब हम एक मिनिमम बता रहे हैं आपको, हम ऐसा नहीं बता मैक्सिमम बता रहे हैं। सीबीएसई वाला जो डिब्बा वाला पीता है तो 60-65 रुपया बिकता है, दिल्ली उल्ली में और महंगा है। तो खुद सोचिए जिस चीज के उत्पादन में हम लोग दुनिया में सबसे आगे हैं वो चीज हमें कितना रुपया मिल रहा है, 40 रुपया। अब बताइए जिस चीज के उत्पादन में कम रहेंगे उसका क्या हाल होगा। ये जनसंख्या का बोझ है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है लोग, यूपी बिहार बंगाल। अभी भी इन लोग के यहाँ कोई जनसंख्या के लिए प्लानिंग नहीं है। हो तो अपन 2 लड़का तो यूपी बिहार में एक्स्ट्रा में हो जाते हैं सब। जैसे 2 हो जाएगा ना तो आप बहुते है, आपके बाद देखिए 2 हो गया, आप चलो क्या करते चलो। हाँ भगवान का दिया हुआ। अरे इसमें भगवान का क्या रोल है, मतलब बेवकूफ बनाता है ना, कहता है भगवान का दिया, अजब वाले भगवान का दिया है। वो तो पड़ोसी भी दे सकता है कि नहीं, कहता है भगवान का दिया है। तो जनसंख्या के कारण हम लोग किसी भी चीज में क्या हो जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। इसके बाद आप देखिए चाय उत्पादन पढ़ा दिए। भारत में चाय के उत्पादन में 1 नंबर कौन राज्य है भाई, हाँ आसाम। कॉफी में कर्नाटक, कपास में गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उसके बाद कहेगा तो बिहार। बट बिहार में उतना ज्यादा उद्योग होता नहीं है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल। गेहूं में, जौ में, बाजरा, सोयाबीन, दाल उत्पादन में
मक्का में, कर्नाटक। आगे बढ़े, इस साइड में कौन सी है, रबड़ उत्पादन। देखिए रबड़ का पेड़ होता है, अब उतना रबड़ उत्पादन, अब जब से सिंथेटिक रबड़ आ गए हैं सब ना, ये नॉर्मल रबड़ का काम क्या हो गया, घट गया है। रबड़ का पेड़ होता है, लेकिन रबड़ उत्पादन के लिए जरूरी है वो पेड़ वही जगह लग सकता है, रबड़ का पेड़ जहां 200 नहीं 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा, 250 सेंटीमीटर से, अब बहुत जोर से मूसलाधार वर्षा होनी चाहिए। तब बताइए, आपको मानसून पढ़ा दिए, भारत में मानसून किधर से प्रवेश करता है, सबसे ज्यादा किधर बारिश पटकेगा, केरल में। अब बाकी मासीराम में झिमिर झिमिर होता है, उस साल भर होता है, उससे किसी काम का नहीं रहता है। आपको एक और चम्मच पानी दिन भर पिलाते रहे, प्यास बुझेगा? अरे एक के बार पिलाओ ना, एक गिलास में ले, एक और चम्मच पिला रहा है दिन भर, उससे किसी काम का नहीं। तो रबड़ उत्पादन में कौन है, केरल, रबड़ उत्पादन में केरल। हालांकि जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उस समय आपको क्या पढ़ना भैया, मलेशिया। कौन सा, मलेशिया। रीजन क्या है, दोनों कर्क रेखा के बड़े करीब है सब, दोनों किसके करीब है, सॉरी विषुवत रेखा के करीब, दोनों के पास बारिश ज्यादा होता है। रबड़ वगैरह आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पूछता है, रबड़ को कठोर बनाने के लिए, सख्त बनाने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं, सल्फर। इस क्रिया को वल्नीकरण कहते हैं। इससे क्या हो जाता है, रबड़ में उछाल आ जाती है, रबड़ बहुत मजबूत हो जाता है। ट्रक वगैरह का टायर देखिएगा ना, उतना हैवी लोड ले लेता है, अब फटता नहीं है। ईंटा पे चढ़ेगा ना ट्रक का टायर, तो ईंटा टूट जाता है, ईंटवा टूट जाता है, ट्रक का टायर टूटता है नहीं। बहुत चलेगा 60-70 हजार किलोमीटर, तब उसका क्या हो जाता है, तो ट्रक के लिए 60-70 हजार किलोमीटर मतलब कौन चीज, एक महीना का बात है उसके लिए। तो उससे भी 15 दिन में उछल जाता होगा, 15 से 20 दिन में 60-70 हजार किलोमीटर। एक बार यहाँ से यहाँ मारेगा, अब वापस आएगा, मालिक आ गई लो, 7,000 किलोमीटर हो गया। एक बार केरल सामान देगा, चलाएगा, 7,000 किलोमीटर उसका हो गया ट्रक का। तो उसमें कठोर बनाने के लिए वल्नीकरण का प्रयोग करते थे। ये टॉपिक किस चीज का है, केमिस्ट्री का। इसका नाम है तंबाकू उत्पादन में, तंबाकू में निकोटीन होता है। तंबाकू उत्पादन में 1 नंबर राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। हालांकि भारत सरकार ने तंबाकू पर क्या किया है, रोक लगाया है, लेकिन कुछ हद तक सीमित प्रयोग दिया गया है, जैसे सिगरेट में, तंबाकू खैनी उनी में। तो हम लोग यहाँ तंबाकू उद्योग पूरी तरह से खुलेआम नहीं है, लेकिन तंबाकू बनाने वाली जितनी कंपनियां है ना, सरकार को जो डिसीजन लेता है, उन लोग को अच्छा खासा पैसा खिला देते हैं, सब करोड़ों करोड़ों खिला देते हैं। तो सरकार डिसीजन देती है कि तंबाकू पर बड़े अक्षर में लिखना पड़ेगा, यह जानलेवा है। तो इससे नहीं, कोना कना पता है, बड़का अक्षर से लिखना पड़ेगा, जानलेवा है। आप फिल्म शुरू होगा, आपके फेफड़े को नुकसान कर रहा है, तारा ना पता है नुकसान कर रहा है, तो बेचवा क्या लिए रहे हो? हाँ, अभी बताइए, बाजार में AK-47 बेचवा दीजिए, कहिए यह जानलेवा है। ये बैल कहीं का जानलेवा, बेचवा कह रहा है जानलेवा है, तो यहाँ पर हाँ सब ले लेगा वहां पे, और उसके बाद जानलेवा होने लगेगा यहाँ पे। सिगरेट वगैरह ये सब चीज तंबाकू में प्रयोग होते हैं। हालांकि कुछ हद तक औषधि में भी इसके काम आते हैं, निकोटीन का, डायरेक्ट तंबाकू का नहीं, निकोटीन का काम आता है, बट वो सीमित प्रयोग। लेकिन हमारे यहाँ राजमुंदरी जो जगह है आंध्र प्रदेश का, तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, वहां पर भारत में तंबाकू दुनिया में एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है। 8% उत्पादन हो जाता है भारत में, 8%। हालांकि यहाँ पर देखेंगे इस साइड में गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ पे वियतनाम हो जाते हैं सब, थाईलैंड, लाओस, ये वाला जो एरिया होता है, इधर तंबाकू होता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये सब के यहाँ क्या होता है, तंबाकू का उत्पादन ज्यादा होता है, अफीम वगैरह का। भारत में ज्यादातर तंबाकू की खेती कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में होती है। यह मादक पदार्थ के अंतर्गत में आता है और भारत सरकार इसे खुली अनुमति नहीं देती है, इसलिए इसका उत्पादन ज्यादा नहीं होता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। पूरा तालिबान वाले जो आतंकवादी हैं समझना, हथियार, तोप, टैंक, जितना उनका पैसा चलता है, सबका सब किससे चलता है, अफीम उत्पादन, अफीम से। अफीम की खेती क्योंकि इलीगल है, थोड़ा सा में ज्यादा मिल जाएगा। अब जो शराब बिहार में पहले 200 रुपया में मिलता था, अभी वही शराब क्या मिलता है, 500-600 में मिलता है। तो एक अच्छा खासा मार्जिन है, लेकिन पकड़ा जाएंगे तो अच्छा खासा मार्जिन वहां पे भी है। पकड़ाने पे छूटते हैं, लेकिन अच्छा खासा पैसा लग जाता है, 2-3 हाथ दियो देता है आपको अच्छा से। तो तंबाकू के उत्पादन में अब उसके नीचे देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये यादें करना पड़ेगा। हम आपको बताए ना, मेरे सबसे बकवास यही पढ़ाना लगता है, कुछ चीज समझे में मन नहीं लगता इसको पढ़ाने में। फसल और उसका जन्म स्थान, फसल और उसका जन्म, रेलवे कभी कभी सनकेगा ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इनका जन्म स्थान का। ठीक है, तो छोटा सा है, 3-4 ठो, उसको याद कर लेंगे लोग यहाँ पर। पहला कौन सा है, धान, धान यानी चावल। इसका जन्म स्थान इंडो चीन को माना जाता, किसे माना जाता है, इंडो चीन किधर है, चाइना का पूर्वी भाग,
इंडिया और चाइना के बीच का एरिया क्या कहलाता है? इंडो चीन। ये है इंडो चीन। ये कौन सा है? इंडो चीन। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इसी एरिया में हुआ था किस चीज का? चावल का जन्म माना जाता है। जन्म स्थान यहाँ पर चावल का जन्म स्थान किसे माना जाता है? इंडो चीन को माना जाता है। उसके बाद क्या है? मक्का। मक्का जो है वो अमेरिका को मानते हैं, मध्य अमेरिका या अमेरिका। मक्का का उत्पादन में मध्य अमेरिका या अमेरिका। जो ये बुढ़ऊ जिधर का है, क्या नाम है बुढ़वा का? बाइडन, हाँ, उसी एरिया में। तो यहाँ मक्का होता है। तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे चीज मक्के के ही रहेंगे सब। यहाँ पे पिज्जा वगैरह का जो आटा देखेंगे या उसके ऊपर जो छिड़क देते हैं सब, पिज्जा खरीदे को मकई सट ले रहता है सब, उसको दुगा कहता है। ऊपर कौन चीज? अरे कौन तो मकवा को बोलता है उसको, डिजाइनवा को क्या बोलता है? तो हाँ पॉप, हाँ हाँ टॉपिंस, टॉपिंस है ना। हाँ वहाँ एक बार हम ऑर्डर कर रहे थे ना, महा बैल ससुरा, हमको अकेले खाना है तो हाफ या फुल पूछना, रेगुलर मीडियम पूछता है। हम कहे क्या है रे ये? तो कहा कि सर हाफ या फुल। तो हम कहे हाफ देना, ये पूछना तो रेगुलर मीडियम पूछता है। हम तो से अरबी में बतियाए हैं। किसी को कहिए भाई आपको हाफ चाहिए कि फुल चाहिए, वो डोमिनोज वाला ही नहीं पूछता है, रेगुलर चाहिए। हम रेगुलर खाते हैं। पागल करेगा सब, वो जानबूझ के चाहता है। सीबीएसई वालों में खासियत है, ऐंठता है जानबूझ के। सीधे को टाई बांधना है, टाई नॉट, टाई नॉट। तो यहाँ पर देखेंगे ना, मक्के जो चीज जहां मिलेगा वहां का भोजन भी उसी से रिलेटेड रहेगा, ज्यादातर लोग उसी चीज का कंजम्पशन करेंगे। तो मक्के के उत्पादन में क्या आता है? मध्य अमेरिका। मक्के के में मध्य अमेरिका आ जाता है। गेहूं के उत्पादन में भी कौन है? मध्य अमेरिका ही आता है। विनिपेग शहर गेहूं के उत्पादन के लिए प्रेयरी घास, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तो फिर वहां आपको पढ़ना है प्रेयरी घास के मैदान जहां होते हैं उसके नीचे गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। कनाडा का विनिपेग शहर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गेहूं का बाजार है। तो यही ना गेहूं अगर पे, तो मध्य प्रदेश लिख दिया, उसमें मध्य अमेरिका बना लीजिए। देखिए गेहूं के उत्पादन में मध्य अमेरिका, मध्य प्रदेश दे दिया ना। अरे बकलोलवा लिखो ना, मध्य अमेरिका लिखो बकलोलवा। खाली ये उन्हें देखता है, अपने को नहीं देख रहा है। एगो तो दुबला पतला बुझा, लाठी में लोटा टांगल है, बकलोल कहीं का। देखो यहाँ पे मक्के के उत्पादन में मध्य प्रदेश, ज्वार के उत्पादन में भारत। हालांकि भारत के बाहर ज्वार का खपत भी नहीं होता है। बाजरा अफ्रीका, बाजरा का उत्पादन अफ्रीका। भारत में बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में। गेहूं के उत्पादन में मध्य अमेरिका, गेहूं में मक्का में मध्य अमेरिका, बाजरे में अफ्रीका। भारत में ज्वार में भारत, जौ में चीन, चावल इंडो चाइना, चावल या धान इंडो चाइना, चावल या धान, मक्का, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जौ, धान या चावल इंडो चाइना। ये ओरिजिन स्टेट होते हैं। जौ का बोलिए तुम, गेहूं, बाजरा, धान, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके नीचे के स्टेट है भारत की स्टेट, जिसमें आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उत्पादन नहीं। केसर का उत्पादन कश्मीर, मेवा वगैरह का कश्मीर, अखरोट वगैरह का कश्मीर, बादाम कश्मीर, काजू केरल में है, सब कश्मीर ले जाएगा। समझ में गया? मसालों में लाल मिर्च में, तो देखिए केरल जो है ना, हालांकि ज्यादा फेमस था लाल मिर्च की वजह से। मसालों में तो अभी भी राजस्थान में मसाला होता है, गुजरात में होता है, लेकिन लाल मिर्च बड़ा जरूरी होता है आपको किसी भी चीज में, मसाला वगैरह में। उस तनीसा में ज्यादा टेस्ट बढ़ा देता है। और लाल मिर्च की खासियत होती है उसकी क्वांटिटी जो रहेगी ना, वो आपको फिक्स है कि इतना डालेंगे तो इतना तीता करेगा। भाई हल्का मिर्च हुआ है सब, खचरा है सब। कोनो सीजन वाला एगो डालेंगे तो तीते नहीं करेगा, अगले दिन कोनो दूसर सब्जी मंडी से लाएंगे, एक दिन में लहरा देगा, नागिन डांस करा देगा। उसका कोई भरोसा नहीं। समझ गया? लेकिन ललका में आइडिया रहता है। तो अंग्रेज वगैरह सब लाल मिर्च के लिए आते केरल में। ये लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा, हम उसके आगे पढ़ाते हैं, ठीक है? अब समझिए रहे हैं आपको। दूसरा इसमें क्या पढ़ाएंगे आप? आपको याद है एग्जाम में बनेगा, नहीं याद है नहीं बनेगा। दूसरा इसका कोई उपाय
नहीं है। इसके बाद हरित क्रांति भी है, हालांकि हरित क्रांति आपको इकोनॉमी में ज्यादा पढ़ना है, यहाँ पे भी हम समझा देते हैं। हरित क्रांति के जनक जो थे वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। वो मैक्सिको के रहने वाले थे लेकिन अमेरिका जाके सेटल हो गए थे, नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी का कुछ भी कर दीजिएगा, जनसंख्या ज्यादा बढ़बे करेगा और पृथ्वी की जो जमीन है वो बढ़ नहीं सकती है, बल्कि खेती वाली जमीन और घटेगी जहां जहां आदमी जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि हमें ऐसा काम करना पड़ेगा कि खेती में पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो। अब मान के चलिए आप एगो मक्का लगा रहे हैं, मक्का का पेड़, उसमें से मक्का में एक ठो बाली निकल रहा है इधर और एक ठो निकल रहा है इधर। अगर इसको साइंटिफिकली इसमें कुछ चेंज किया जाए, जेनेटिकली सुधार किया जाए, और इसमें सोच रहा 8-10 को निकल जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ, गिर जाएगा इधर गिर जाएगा पेड़, थोड़ा सा उसको मजबूती देना पड़ेगा। तो यही सारे चीज किया गया हाई वेराइटी का, हाई यील्ड वेराइटी, HYV, हाई यील्ड वेराइटी। हाई मतलब उन्नत, यील्ड मतलब बहुत ज्यादा, मतलब पैदावार करने वाला, वेराइटी मतलब नस्ल, तो बहुत ज्यादा पैदावार देने वाले बीज का प्रयोग किया गया, HYV, हाई यील्ड वेराइटी। हाई यील्ड, यील्ड वेराइटी, जैसे फील्ड लिखते हैं ना, यील्ड लिख दीजिए, हाई यील्ड वेराइटी। इन बीजों का प्रयोग किया गया। भारत में इसी को ला दिए एस स्वामीनाथन, करना है एस स्वामीनाथन। उन्होंने भी कहा भारत में भी इसका करना चाहिए, लेकिन इसे ग्रीन रिवोल्यूशन नाम दिया था विलियम गार्ड। किसने दिया था? विलियम गार्ड। विलियम गार्ड ने ही हरित क्रांति का शब्द क्या रखा था? हरित क्रांति। हालांकि ये अमेरिका में शुरू हुआ था, किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में एस स्वामीनाथन। इससे पूरे भारत पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान इस पे ज्यादा जागरूक हुए। इसने गेहूं के पैदावार को अत्याधुनिक बढ़ा दिया, थोड़ा बहुत चावल को बढ़ाया। हरित क्रांति में दाल के उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ा। वही समस्या, भारत के लोग क्या करते हैं? जीवन निर्वहन खेती करते हैं। चाहे हरित क्रांति लाइए, चाहे नासा को बुला के लाइए, चाहे इसरो को बुला के लाइए, यहाँ के लोग क्या करते हैं? जीवन निर्वहन खेती। देखा कि हाँ ऐसा करेंगे गेहूं का पैदावार बढ़ेगा, बोरे गेहूं बढ़ गया, क्योंकि भारत का स्टेपल फूड जो रहता है चावल और गेहूं है। और दूसरा किसको बढ़ा दिया? चावल को बढ़ा दिया यहाँ पर। और दलहन में कोई फर्क नहीं, तिलहन तो और घट गया था। दलहन और तिलहन के उत्पादन क्या हो गया था? घट गया था। हरित क्रांति में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। हरित क्रांति को ज्यादा पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का में आई थी। हम लोग अब देखते हैं भारत में सिंचाई। भारत में क्या देखते हैं? सिंचाई। देखिए भारत में सिंचाई जो है वो मेनली सबसे ज्यादा किस चीज पर डिपेंड है? भारत में सिंचाई का मुख्य आधार वर्षा। वर्षा होगा किसान खुश, ज्यादा हो गया साफ, एकदम नहीं हुआ तो भी टेंशन। तो हम लोग इस पर ज्यादा नहीं ना डिपेंड हो सकते हैं। तो भारत सरकार ने योजना आयोग जो थी, जिसे मोदी जी ने बदल दिया, पहले तो कम से कम कुछ योजना बनाती थी। अभी जब से 2015 से नीति आयोग आया, कोई योजना सुन रहे हैं? पहले गलती ये होता था कि योजना बना देती थी, हमें इतना % विकास प्राप्त करना है, नहीं होता था तो सरकार से सवाल पूछा जाता था, आप ही का योजना है, फेल हो गया। मोदी जी आए, कहें कि हमको तो लंबा रहना है, हमसे भी पूछेगा सब, एक काम करो इसी को मार डालो खत्म कहानी। अब पूछिएगा क्या विकास हुआ है? नापने का कोई रास्ता नहीं बचा है, बस विकास हुआ। समझ में आया कि नहीं गया? विकास हुआ है बस यहाँ। तो ये इकोनॉमिक का टॉपिक था, तो खैर समझते हैं। तो योजना आयोग ने रिपोर्ट दिया, कहा कि हमें किसानों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा? काम करने पड़ेंगे। इसलिए भारत सरकार ने रिपोर्ट लगाया कि सिंचाई कैसे कैसे किया जा सकता है। तो भारत में देखा गया कि नहर बनाना सिंपल है, ट्यूबवेल लगाना सिंपल है, कुआं तो खैर अब उसका प्रचलन कम हो गया है। भारत में 19% खेती कुआं से होती है। तालाब बनाने में और खतरनाक है, तो दक्षिण भारत में होता है 8% खेती होती है। तो भारत सरकार ने देखा कि नहरों से, ट्यूबवेल से, कुआं से, तालाब से खेती हो जाती है, लेकिन बहुत बड़े एरिया में सोचिएगा नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने, योजना आयोग ने खेती को 3 भागों में बांट दिया। सिंचाई को कितने भाग में बांटा? 3। एक बांटा वृहद, वृहद मतलब बहुत बड़का, एक मध्यम सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, उसके बाद लघु यानी छोटी परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। कौन सी सिंचाई परियोजना? लघु सिंचाई परियोजना। एक बात बताइए तो, 1 हेक्टेयर जमीन तो अच्छा खासा होता है, 100 बाई 100 मीटर का अच्छा खासा होता है।
भाई कितना मीटर आपको बताते हैं? 100 मीटर थोड़े होगा ये। कुतुब मीनार 72 मीटर है ये ऊंचाई उसका। सोचिए 100 मीटर कैसे होगा? 1 हेक्टेयर में कुतुब मीनार गिरेगा तो अंदरवे रह जाएगा। अच्छा खासा जमीन होता है। ये खूब से खूब होगा ना, ये 20 मीटर होगा, 20 से 22 मीटर होगा इस क्लास की चौड़ाई, 20 मीटर। हाई होगा तो वही 40-50 मीटर। इसका सोचा का डबल करिए, कितना मीटर होगा? 100 मीटर। अब फिर उतने कीजिए, अच्छा खासा हो जाता है 1 हेक्टेयर। तो कहा गया कि भैया हम 1 हेक्टेयर की बातें नहीं करते, हम बात करते हैं 10,000 हेक्टेयर की। 1 हेक्टेयर की नहीं, कितना हेक्टेयर? 10,000 हेक्टेयर। ये जो पूरा जिला आ जाएगा इसमें। तो 10,000 हेक्टेयर की अगर जमीन रहेगी, कितने हेक्टेयर की? 10,000 हेक्टेयर की जमीन। तो उसके लिए कौन सी परियोजना लानी है? बृहद सिंचाई। अब बृहद सिंचाई परियोजना केंद्र सरकार को कहा गया, इस पर आप बांध बनाइए। क्या करिए? बांध बनाइए, और बड़े बांध बना के पानी को रोकिए। जब पीछे ज्यादा पानी हो जाता है तो उसको जो आगे दरवाजा खोल रहे हैं, पहले बांध बनाइए, इधर से कई वो नाली निकालिए। हाई हाई हे टोला जाएगा, हाई दूसरे जिला जाएगा, हाई तीसरे जिला जाएगा, और नहर बना दीजिए इसमें। अब फाटक खोलेंगे तो पता है, हाई फाटक खोलेंगे तो हाई जिला में घुस जाएगा, सीधे चल जाएगा, इधर चल जाएगा। तो आप क्या करिए? बांध बनाइए, और इससे सिंचाई के लिए क्या कीजिए? भेजिए। तो बांध बनाने की क्रिया छोटे सिंचाई में लागू की जाएगी। कितने? बृहद। बृहद में कितना हेक्टेयर होना चाहिए? कितना हेक्टेयर? 10,000 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है मध्यम सिंचाई परियोजना। तो इसमें 2,000 से लेकर 8,000 तक, 2,000 से लेकर 8,000 तक सिंचाई परियोजना इसमें शामिल की है। इसमें बड़े बड़े साइज के क्या बनाए जाते हैं? नहर बनाने होते हैं। बड़े साइज के क्या बनाने हैं? नहर। और जो 2,000 हेक्टेयर से क्या है? छोटा खेत है। 2,000 हेक्टेयर से छोटा खेत है, उसे क्या किया जाता है? लघु। भारत में जो किसान हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या ये, इनका जमीन इस किसी सिंचाई परियोजना में नहीं आता है। अमूमन भारत के 60% किसानों के पास केवल 2 हेक्टेयर जमीन है। अमूमन 60% के पास कितना जमीन है? 2 है। तो भारत में ज्यादातर किसान कैसे हैं? छोटे खेत वाले हैं। 2 हेक्टेयर उनके पास क्या है? जमीन ही है। बहुत छोटे किसान उनकी गिनती में आएंगे, तो उनके लिए स्पेशली ये कोई परियोजना नहीं आ सकती है। तब उसके लिए क्या है भाई? अभी इस गांव का विधायक सांसद तेज तर्रार है, जाके पढ़ल लिखल है, तो कृषि विभाग में जाके कहेगा कि हम लघु सिंचाई परियोजना में आते हैं, तो कहेगा कितना जमीन है? तो कहेगा हम अपन ना कह रहे हैं, पूरा गांव के लोगों के लिए कह रहे हैं, आप हमको एक लघु सिंचाई परियोजना दे दीजिए। इतना सांसद लोग को फुर्सत बैठल है, करेगा आपके लिए? नहीं। तो भारत के लिए, कृषि के लिए, हालांकि इन सब में, इसमें मुख्य रूप से क्या दिया जाता है? बांध, बड़े बड़े बांध। आप बताइए, तो भाखड़ा नांगल परियोजना लघु के लिए देगा, किसके लिए? बृहद के लिए। अब मध्यम के लिए नहर देता, और लघु के लिए ट्यूबवेल। क्या दे देता है? ट्यूबवेल। तो भारत में 4 प्रमुख अभी के समय में खेती है, सिंचाई परियोजना। अगर इसको छोड़ देता हूं, बृहद सिंचाई परियोजना किससे होती है? हाँ, बांध से। किससे होती है? बांध से। तो ध्यान से समझिएगा, भले ही बृहद सिंचाई परियोजना बांध से होती है, लेकिन डायरेक्टली बांध से नहीं होगी। वो भी बांध क्या करेगा? नहर में डालेगा। क्या डालेगा? नहर में। नहीं तो सैलाब के पानी से खेती कीजिएगा, दह के चल जाइएगा वहां पे, तो छोड़ता है बहुत भयानक में। लेकिन वो भी उसी का हिस्सा है ना, नहर में। विदाउट बांध तो नहर बन नहीं पाता। तो हमारे यहाँ 3-4 टाइप की व्यवस्था है सिंचाई के लिए। कौन कौन है भाई? नहर, नलकूप। नलकूप को हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में ट्यूबवेल, कुआं, और तालाब। तालाब, यही 4 टाइप का होता है। भारत में सबसे ज्यादा किससे हो जाता है? 36% के आसपास किससे हो जाता है? नहर से। नलकूप से 33% के आसपास, कुआं से 19% के आसपास, तालाब से लगभग 8% के आसपास। जोड़िए तो 100% हुआ कि हिल गया? हिल गया होगा तो एक आध % इधर उधर हटा लीजिएगा। अरे नहीं हिला होगा। काहे लिए बोले हैं तुमको जोड़ने? हाँ, ज्यादा हो गया है। कितना हो रहा है? 106। थोड़ा बहुत घटा दीजिए इसमें। एक तनी सा घटा देते हैं इसको। 34, इसको 31। थोड़ा आगे पीछे रहते हैं सब, बात समझ।
अच्छा और बढ़ा दिए हैं। अरे छोड़ो भाई, समझो इधर। भारत में अभी भी इंडिविजुअली रूप से देखिएगा तो सबसे ज्यादा नहर किससे खेती होते हैं? नहर से। इंडिविजुअली किससे होते हैं? नहर से। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहर देता ही नहीं है, इंडिविजुअल देगा ही नहीं, नलकूप एवं कुआं जोड़ देता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी पर लिखा रहता है वही सही हो जाता है। बात समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन से मतलब है आप ऑप्शन। ऐसे तो आप इंडिविजुअली जान रहे हैं किसमें ज्यादा होता है? नहर। लगभग 31 से 33% क्या, बहुत से साल नहर सूख जाता है। हर साल का अलग अलग क्या रहता है? डाटा रहता है। इसमें अभी कितना हो रहा है जी? हो गया होगा अब 50, घटिए गया, चलो लगभग में समझो, यहाँ घट जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है वो अकेले इंडिविजुअल नहीं पूछता। इंडिविजुअल पूछेगा तो क्या मारेंगे? नहर। उस परसेंटेज को गोली मारिए। जब इंडिविजुअल पूछेगा तो एक को याद रखिए ना, नहर, नलकूप, न से नहर, न से नलकूप, नलकूप के बाद कुआं, कुआं के बाद तालाब। वैसे ही दिख रहा है सबसे कम पानी किसमें रहता है? क्योंकि तालाब का पानी तो खत्म ना हो जाएगा जब खींच देगा, तो कुआं का खत्म थोड़ी होता है, तो नीचे वाटर लेवल से जुड़ा रहता है। समझ में गया कि नहीं? सबसे कम पानी किसमें रहता है? तालाब, उसके बाद कुआं, और उससे बाद ट्यूबवेल, और ट्यूबवेल के बाद नहर। नहर डायरेक्ट जुड़ा रहता है, उससे नहर का पानी ज्यादा रहता है। ट्यूबवेल वगैरह तो सबसे ज्यादा किससे होता है? नहर एवं नलकूप एवं कुआं। नलकूप किसे कहते हैं? ट्यूबवेल को। नहर तो सबको पता है, कोई बड़ी सी नदी जा रही है उसके साइड में फोड़ दीजिए और दूसरे टोला लेके चल जाइए, यहाँ पे वो क्या हो जाता है? नहर। ट्यूबवेल क्या होता है? सेम नहर का छोटा रूप होता है। नहर का छोटा रूप, जैसे एक खेत है किसी का, मान के चलिए इसे खेत है, इसमें एक कोई गांव है, बड़ा सा गांव है। अब ट्यूबवेल क्या होगा? इस गांव के किसी एक कोना में एक तो बहुत बड़ा क्या किया जाएगा? कुआं टाइप का खोदा जाएगा। बहुत बड़ा क्या खोल देगा? कुआं। और इसमें बड़का पंपिंग सेट टाइप का लगाया गया, एकदम मोटका धार वाला एकदम। आइए वो ट्रांसफार्मर अकेले दे देगा इसके लिए। अब वो क्या करेगा ना, यहाँ एक गड्ढा बना देगा, सारा पानी किसमें फेंकेगा? इस गड्ढा में, और यहाँ से एक नाली बना देगा, बस और कुछ नहीं है। अब ये खेत में गया यहाँ पे। अब खेत वाले क्या करते हैं? इसके लिए रास्ता बना लेते हैं, पतला सा नाली टाइप का। अब वो खेत खेत में घुमा देंगे इसको, एगो सीधे भेज देगा यहाँ पे, इधर चला जाएगा। अब बस समझिए कि इसी के जाल बचा दीजिए, जिसको अपने खेत में ले जाना है पहले वो रास्ता पानी देते जाता है। इससे अब ये क्या है? एक तो मेन सोर्स है पानी का, कुआं टाइप का खोद दिया बहुत गहरा, जहां से उसको मेन सोर्स मिल सके। अब वहां मोटका पंप बैठा दिया, आपके घर वाला मोटर नहीं, मोटका पंप बैठा दिया। इस मोटका पंप से क्या करता है? इधर फेंकता है। यहाँ छोटा सा नहाने वाला टबवा नहीं होता जिसमें श्री देवी डूब गई थी, उसी टाइप का इधर रखता है एक तो। हम लोग बचपन में ट्यूबवेल में आप लोग नहाए कि नहीं? वो बहुत तेज धार मारता है, तो यहाँ पे वो क्या करता है? इसमें फेंकता है, और उसके बाद नाली है, इससे पूरा गांव में दौड़ा देता है। तो इससे फायदा ये होता है कि आपके खेत का पानी लवणीय नहीं होता है, क्योंकि ये पानी कहाँ से ला रहा है? नीचे से, उसमें नमक नहीं रहता है। लेकिन इसकी खराबी क्या है? बिजली कंजम्पशन ज्यादा, और खेती की जरूरत शहर में ज्यादा की गाँव में। गांव में नलक्यूब यानी ट्यूबवेल चलाने के लिए किस चीज की जरूरत? गांव में बिजली ज्यादा रहता है? नहीं रहता है। और उसमें से जो गांव में तो मेन ट्रांसफार्मर उड़ता है तो चंदा बट रहता है, हाँ 100 रुपया तू दो, 100 रुपया तू दो, तब बदलाता है। यहाँ पे ट्यूबवेल उड़ गया, झड़ गया, ट्यूबवेल काम खत्म। हमारे यहाँ मेंटेनेंस की भी तो समस्या है। तो इजीली हर गांव के लिए अगर एक ट्यूबवेल कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? इजीली किसान कर सकता है, सिंचाई कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ किसान समृद्धि योजना हर 3 महीना पे 500 रुपया ले जाइए यहाँ पर। समझा गया? ये सब बेवकूफियत न है। 60,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, 60,000 करोड़ रुपया साल में। अमूमन ये सबसे मिनिमम है किसानों को 5-5 रुपया बांटने के लिए। अब एक बात बताइए, हमारे पास अगर पैसा है, हम 5 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो आप लोग को एक गो लड्डू खिला पाएंगे? अब बताइए, इतना लड़का है कि 5 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा? एक गो लड्डू। तो काय खिलाएंगे हम एक गो लड्डू? उससे अच्छा 5 लाख का कुछ ऐसा चीज खरीद देते हैं कि सबके यूज में आए। एगो 5 लाख का किताब खरीद लेते हैं, हर किताब का 100-100 पीस खरीद लेते हैं, जिसको पढ़ना है आके पढ़ो, लाइब्रेरी टाइप का बना के उसमें। वो ना सही रहेगा? तो ना मोदी जी बांटेंगे, लो 500 तुम भी लो, 500 तुम भी लो, 500 तुम भी लो, 60,000 रुपया खत्म। उसका क्या लगा दीजिए? हर गांव में एगो ट्यूबवेल दे दीजिए। उस किसान को ये मिसयूज भी नहीं हो सकता है। उस 500 रुपया दिए हैं, क्या पता है कि दारू पिया है कि क्या किया है?
अच्छी बात है, वो दे रहे हैं। अब वो दारू पी रहा है तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री की कोई गलती नहीं, उस व्यक्ति की गलती है। लेकिन आप पैसा दिए हैं किसान को, तो किसान के काम में आना चाहिए कि नहीं। तो भारत में ट्यूबवेल से खेती होती है, लेकिन ज्यादा खेती किससे हो जाती है? नहर से। उसके बाद नलकूप, ट्यूबवेल से। उसके बाद कुआं। धीरे धीरे कुआं का प्रचलन खत्म हो रहा है, अब खत्म हो जाएगा। साउथ इंडिया में किस चीज की खेती होती है? तालाब। साउथ इंडिया में तालाब, क्योंकि साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया की मिट्टियां बहुत कठोर हैं, बेसाल्ट चट्टान से बनी है, उसमें कुआं खोदना बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरा, कुआं खोदेंगे तो उसका वाटर लेवल इतना नीचे चल जाएगा, एक बाल्टी निकालने में नारा उखड़ जाएगा, अरे बाप रे बाप, बहुत अंदर चल खींच रे भैया, यहाँ में दिक्कत हो जाएगा। उससे अच्छा वहां क्या खोदी रहता है? तालाब। तो तालाब से खेती उत्तर भारत में होती है कि दक्षिण भारत? हाँ, गुजरात वगैरह में तो अभी भी गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में कुआं वगैरह चल जाता है, या ट्यूबवेल वगैरह। कुआं को ही रिप्लेस कौन कर रहा है? ट्यूबवेल। क्योंकि ट्यूबवेल में भी तो कुआं खोदना ही पड़ेगा आपको। यह है कि बहुत गहरा नहीं खोदना है, बस पानी आ जाए थोड़ा अच्छा खासा वहां पर, उसके बाद आपको छोड़ देना है। नहरों से खेती किधर होती है? यूपी बिहार से। उत्तर प्रदेश के साइड में सबसे ज्यादा नहर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। लेकिन नहरों की एक खराबी बताए थे, नहरों के पानी में लवणता क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। पानी सिंचाई का तो सींच देते हैं, और जब पानी भाप बन के उठता है तो उसका नमक क्या हो जाता है? बच जाता है। तो नहरों से खेती ज्यादा जरूर हो जाती है, लेकिन अच्छी खेती नहर से मानी जाती है कि ट्यूबवेल से? ट्यूबवेल से। लेकिन नहर में किसी बिजली उजली की जरूरत नहीं है, पानी जा रहा है वहां पर। लेकिन ट्यूबवेल में समस्या किसकी चीज? बिजली की है यहाँ पर। लेकिन अब धीरे धीरे बिजली वगैरह सही हो जाएगा तो वो भी सब कुछ सही हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बहुत देश, यहाँ 4 बीघा आ जाता है। हाँ ठीक है। तब देखिए बहू, हम ही नहीं करें 1 हेक्टेयर में 4 बीघा। बीघा जो होता है ना, अभी बीघा का वही जोड़ रहा था। बीघा डिपेंड करता है आपके कट्ठा पर। बात समझिए, अगर कट्ठा गड़बड़ाया तो आपका बीघा गड़बड़ाना फिक्स है। और हम आपको बता दिए ना, कट्ठा 3 टाइप का होता है, 1260, 1365, 1600, अलग अलग एरिया का। तो अलग अलग एरिया का जमीन कट्ठा में गया तो सीधे किसको गड़बड़ाएगा? बीघा को। और किसको गड़बड़ाएगा? हेक्टेयर, एकड़ को। तो हमरा क्या जरूरत है माथा नोचले बिना? हेक्टेयर बोलो ना, 100 मीटर हेलने से नापो, 100 मीटर हेलने से, कब वो गड़बड़ाएगा? नहीं गड़बड़ाएगा। इसलिए सबसे सिंपल मेथड कौन होता है? हेक्टेयर। लेकिन समस्या क्या है? हेक्टेयर में बड़ी लंबा जमीन ले लेता है, लगभग 4 बीघा। आप जो बोल रहे हैं जिस हिसाब से, लगभग 4 बीघा ले लेता है। तो सबके पास थोड़े रहता है 4 बीघा, इतना में समझ में आ गई ना? अब देखिए, ये तो हम आपको छोटा मोटा परियोजना बता दिए, नहर से, नलकूप से, कुआं से, तालाब से। दक्षिण भारत में रीजन क्या है? मिट्टी का कठोर होना तथा वाटर लेवल का नीचे रहना। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा नहर से। हाँ, रीजन क्या है? नदियों की कोई कमी नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत में सर्वाधिक खेती किस विधि से होती है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, उस पर लिखा रहता है नलकूप एवं कुआं। तो जोड़ दीजिए दोनों में, 50% हिल जाएगा वह। नलकूप एवं कुआं, ऑप्शन नंबर 2, बी, वही 2 बी का ये वहां। लेकिन ज्यादा खेती, ये सब तो खेत तक पहुंचाने का साधन है, ये तब खेत तक पहुंचाने। लेकिन जो बड़का बड़का सबसे ज्यादा पानी तो नदी में है। गंगा नदी में देखिए अथाह पानी है। ये लोग तो अपने 7 जन्म में सब जना मिल के उतना पानी ना खींच पाएंगे जितना गंगा नदी ले जाके बंगाल की खाड़ी में उलाट देती है। तो भैया उसको उलाटने ना देंगे, हम बीच में रोक लेंगे। बीच में क्या करेंगे? रोक लेंगे। इस बीच में पानी रोक लेने से हमको कई सारे फायदा हो जाएंगे। हम क्या बना सकते हैं? बिजली बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बिजली। क्योंकि मोटर को, जनरेटर को आप डीजल जला के नचाते हैं, उसको क्या करेंगे? बीच पानी में डाल देंगे, वो क्या होगा? वहां से नचेगा। बिजली बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं। अब जैसे नदी है, नदी का पानी बहुत तेज बहाव है, हमको दिख गया यहाँ क्या बन जाएगा? बिजली। तो वहां बांध बना दिए, उससे क्या बन जाएगा? बिजली। दूसरा, तेज बहाव वाले नदी में कोई नाव से हेलेगा तो बिजली घरवा के ऊपर ढलैया कर दीजिए, क्या हो जाएगा? पुल। उस पर लेके मैं निकला गड्डी लेके। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप बनाए किस लिए थे? बिजली घर के लिए। और उसके ऊपर क्या बना दिए? पुल। और उसके बाद जो पनिया छोड़ेंगे तो इतना भयानक पानी छोड़ने से अच्छा है अगवा जाके 2 को डिवाइड कर दीजिए, एगो नहर इधर, एगो नहर इधर, और मेन पानी सामने। तो बनाने का उद्देश्य था बिजली घर। बना बिजली घर, साथ में बना पुल, उसके साथ बना नहर।
बाई दी वे बरसात ज्यादा हुआ, दरवाजा बंद करो, आगे का गांव डूबने से बच गया, बाढ़ को भी रोक दिया। रोक दिया कि नहीं रोक दिया हम? तो ऐसे बांध से हम मल्टीपर्पज काम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीपर्पज। इसलिए इन बांधों को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हिंदी में बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इससे क्वेश्चन फिक्स आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? चलिए आगे का क्लास कल देखेंगे। कल बीपीएससी दरोगा का बैच स्टार्ट हो जाएगा। जितने लोग फॉर्म भरे हैं वो लोग एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर फी बढ़ जाएगी। ऑनलाइन कल से एडमिशन होगा। बीपीएससी दरोगा सीडीपीओ दिसंबर में एग्जाम है। गर्ल्स लोग निकलिए।